अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 21 के बारे में जिसका टाइटल है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। टॉपिक नंबर 67 से 68 डिस्कस करेंगे टूल टू एनालाइज डेटा। ये टॉपिक क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये यहाँ पे हम सीखते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 67 टूल्स टू एनालाइज द क्वालिटेटिव डेटा। जब आप इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन या फोकस ग्रुप डिस्कशन से डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो अगला स्टेप आपका होता है उसको एनालाइज करना। इसके 3 टूल्स हैं। एक है हमारा मैनुअल टूल, एक NVivo है और एक MaxQDA सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनुअल कोडिंग। मैनुअल कोडिंग का मतलब होता है आप खुद अपने डेटे को एनालाइज करते हो, ठीक है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। इसमें 3 लेवल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से पहला लेवल ओपन का होता है। ओपन कोडिंग होता है जब आप डेटे को वर्ड या सेंटेंसेस फॉर्म में देखते हो, ठीक है, हर नए आइडिया को हाईलाइट करते हो, यानी जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उस चीज़ को भी हाईलाइट करते हो, और जो चीज़ें नई हैं या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को भी एनालाइज करते हो और हाईलाइट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेल कोडिंग। अब आप उन हाईलाइटेड पॉइंट को कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग को सब अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हो। अब ऊपर जो से हमने पहले हाईलाइट करनी है चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, जो नहीं है, फिर उसको हमने एक्सेल कोडिंग किया यानी कैटेगरीज में डिवाइड किया। फिर हमारे पास तीसरा आ जाता है सिलेक्टिव कोडिंग। अब आप सब थीम को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, ठीक है, और इन थीम को एग्जिस्टिंग थ्योरी या लिटरेचर से लिंक करते हैं। ये जो सब प्रोसेस है ना मैनुअल कोडिंग का, ये होता है टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन रिसर्चर को ये डीपली एनालाइज कर लेता है कि आपकी रिसर्च जो सी है वो ठीक है कि नहीं है, लॉजिक के बेसिस पे है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है NVivo सॉफ्टवेयर। NVivo एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो आपके क्वालिटेटिव डेटा को डिजिटल तरीके से एनालाइज करता है, ठीक है। आप अपने सारे इंटरव्यूज़, फील्ड नोट्स, कोट्स इस सॉफ्टवेयर में डालते हो, ठीक है। फिर ये सॉफ्टवेयर क्या थीम, कैटेगरी और फ्रीक्वेंट वर्ड आइडेंटिफाई करके आपको एक डेटा बना देता है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग। नेक्स्ट हमारे पास MaxQDA सॉफ्टवेयर है। ये भी एक क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। इसमें डेटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो और विजुअल चार्ट भी इसमें बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है, MaxQDA इतना हैवी डेटा जैसा होता है वो प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन दोनों जो टूल्स हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज बनाते हैं, ठीक है। और NVivo जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप एट अ टाइम 1000 सर्वेस का जो इंटरव्यू या सर्विस किए हुए हैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन MaxQDA इतना हैवी नहीं अफोर्ड कर सकता। वीवो नेक्स्ट हमारे पास 68 टॉपिक है डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर MaxQDA और NVivo। अब हम देखते हैं कि इनकी डिटेल से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। NVivo एक एडवांस टूल है, ठीक है, जिसमें आप वही बताया है कि 1000 जो पर्सन का डेटा या इंटरव्यूज़ एनालाइज कर सकते हो। इसमें फैंसी फीचर्स होते हैं जैसे ऑटो कोडिंग हो गया, वर्ड क्लाउड फ्रीक्वेंसी हो गया, चार्ट्स हो गए, रिसर्चर को आसानी होती है डेटा मैनेज करने के। नेक्स्ट हमारे पास आता है MaxQDA। ये भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें थीम्स बनाई जा सकती हैं और अट्रैक्टिव फाइंडिंग्स प्रेजेंट की जा सकती हैं, विजुअल टूल्स अच्छे हैं, लेकिन मैसिव डेटा को ये प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। यहाँ पे वही वाली एग्जांपल है जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में भी पढ़ चुके हैं, कि यहाँ जो ऊपर एग्जांपल और रिसर्च में दी गई है ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। रिसर्च यहाँ कुछ कोट्स हैं जो कि स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए लिए गए थे, ठीक है, और जिनका एनालिसिस इन्हीं टूल से किया गया था, जैसे जर्नल सेक्रेटरी है, जर्नल सेक्रेटरी गिलगित कौंसल है,
कैंपस वायलेंस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेक्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट। फिर हमारा जनरल सेक्रेटरी ब्लॉच कौंसिल है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है, किसी का सेम नहीं है। तो इसी तरह ये ओपिनियन बताएंगे सिंध कौंसिल में जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा, गिलगित और बलोचिस्तान में क्या कहा। इन इंटरव्यूज़ को मैनुअली या सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज करके कॉमन थीम्स निकालते हैं, जैसे कम्युनिकेशन गैप्स हो गया, ठीक है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो गया, लैक ऑफ रिस्पेक्ट माइनर इशू हो गया, बिग क्लैश वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम नीचे पढ़ेंगे जो हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में भी पढ़ी हुई थी, कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज ऑन रिस्पेक्ट एंड वायलेंस, ठीक है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि हर मुल्क में रिस्पेक्ट और वायलेंस का रिलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। साउथ अफ्रीका में हैविंग अ नेम यानी आइडेंटिटी और स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, ट्रेडिशनल और डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और पाकिस्तान में रिस्पेक्ट मिलती है जब आप अच्छे दोस्त बनो, ठीक है, या आप एथनिसिटी कभी कभार इम्पोर्टेंट बन जाती है कि आप हर रूल फॉलो कर रहे हो और आपकी एथनिसिटी फॉलो हो रही है, तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। और जर्मनी में ये चीज़ होती है कि सेम जैसे पाकिस्तान में एक एथनिसिटी इम्पोर्टेंट है, वैसे जर्मनी में भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, उनके रूल और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन में स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी आ जाता है, यानी लोगों में नाम बनाना सब कंट्रीज़ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन एथनिसिटी और एग्रेसिव बिहेवियर का रोल कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक है। तो आज हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं कि रिस्पेक्ट जो सी है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और जर्मनी भी हमने जर्मनी में भी देखा कि पाकिस्तान की तरह ही नाम वगैरह आपका उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। कंपैरिजन स्टेट क्रेडिबिलिटी जो सी होती है वो हमारी बहुत क्लोज होती है कल्चर से, ठीक है, क्योंकि वो कल्चर से वेरी करती है। तो आज के लेक्चर में हमने मैनुअल कोडिंग की 3 स्टेप्स पढ़े हैं, ओपन, एक्सेल और सिलेक्टिव, और दो पावरफुल टूल्स पढ़े हैं एन वीवो और मैक्स QDA, ठीक है। इंटरव्यू को एनालाइज किया जाता है जिसमें, और कंट्रीज़ के दरमियान रिस्पेक्ट और वायलेंस का कल्चर डिफरेंस पढ़ा हमने, ठीक है। तो होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।